नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जे जे मीडिया में। मैं हूं हेतराम चौहान और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कुसुमदेसर, जहां वार्तालाप करेंगे यहां के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान पवन सिंह जी राठौड़ से, जो कि लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने जा रहे हैं और दोनों कार्यकालों में इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य करे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका आभार कि आपने अपना समय आज यहाँ निकाल कर इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका दिया। जी, अब शुरुआत करते हैं हम। ग्राम पंचायत में जब से आपने पदभार संभाला है, तो आपको राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया? इतनी बड़ी आपको जो प्रेरणा मिली है, उसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीतिक मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, न ही कोई परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक अलग ही रास्ते पर चलने का एक जुनून था, जिसकी शुरुआत होती है बाल्यकाल में। जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था, उस विद्यालय में बाल सभा का एक अध्यक्ष करके एक पद हुआ करता था। वो प्राइवेट विद्यालय था राजलदेसर में। तो लगातार मैं उस 3 साल उस बाल सभा का अध्यक्ष रहा। उस बाल सभा का अध्यक्ष का यह दायित्व होता था कि जो राजनीतिक या सांस्कृतिक जो भी जो कार्यक्रम जो एक्टिविटी उस विद्यालय में होती थी, उसमें उसको सम्मान दिया जाता था, मंच पर बिठाया जाता था प्रधानाचार्य के बराबर। उसके बाद में निकलकर कॉलेज की लाइफ में आए। कॉलेज में उस समय आपको मैं बता दूं कि चुनाव राज्य सरकार के द्वारा बंद किए हुए थे, तो कोई एक्टिविटी कॉलेज चुनाव में नहीं हो पाई। उसके बाद में लगातार 15-10 5-7 साल तक राजनीतिक नहीं, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक एक्टिविटी में सक्रिय रहे। लेकिन 2015 जनवरी में जब पंचायत के चुनाव आए, तो मुझे और मेरे परिवार को मानने वाले और जानने वाले लोगों से मैंने चर्चा की कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हामी भरी और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस चुनाव में उन लोगों ने मुझे भाग लिया और ग्राम पंचायत के लोगों ने आशीर्वाद दिया। और वो प्रतिनिधित्व 18 जनवरी 2020 2015 में उन्होंने मुझे ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व दिया। और जो अब उसके बाद में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, ग्राम पंचायत का जब प्रतिनिधित्व आपने संभाला, तो उस समय लाज़मी है कि पहली बार आप ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो समस्याएँ आना भी लाज़मी है। तो उस समय आपको किन-किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, उसके बारे में? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। बस लोगों ने प्यार दुलार दिया और पंचायत का प्रतिनिधित्व मुझे दे दिया। तो पंचायत का प्रतिनिधित्व मिलने के बाद में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव बातें भी सामने आती है। तो लोगों ने कहा कि एक अनुभवहीन, जिसको राजनीतिक समझ नहीं है, उसको पंचायत का हमने प्रतिनिधित्व दे दिया। अब पंचायत है वो विकास कार्यों में पिछड़ जाएगी। तो समस्याएं बहुत आई, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए मैंने यही यही प्रयास किया कि जिन लोगों ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है, उनके मैं काम आ सकूं, उनके कार्य में कर सकूं। और इसी लगन और इसी मेहनत से मैंने एक ऐसी लाइन खींचने का काम किया विकास की, कि रतनगढ़ तहसील में तो पंचायत को एक नंबर पर रखा ही रखा, लेकिन जिले की जो टॉप 10 पंचायत थी जो विकास के कार्य में, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हों और चाहे वो निजी कार्य हों, उन सब कार्यों में और सबको साथ लेकर, जो विरोधी थे उन्होंने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में है वो विकास की गंगा बह रही है। इसी इसी तरह सबको साथ लेकर उन समस्याओं का सामना किया। बिल्कुल,
जैसे भगीरथ गंगा लेकर के आए थे, उसी प्रकार से आप ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में विकास कार्यों की जो गंगा लेकर के आए, वो अद्वितीय है। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रथम कार्यकाल रहा, उस प्रथम कार्यकाल में आपके जो विकास कार्य रहे, ऐसे कौन कौन से विशेष कार्य रहे जिनकी वजह से आप सुर्खियों में रहे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि विकास कार्यों में मेरी प्राथमिकता व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों कामों में रही। व्यक्तिगत कार्य जितने लोगों को व्यक्तिगत लाभ दिला सकता था उतने दिलाने का मैंने प्रयास किया, और यह चाहा कि राजस्थान की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब के दरवाजे तक पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके। चाहे उनमें व्यक्तिगत कार्य, जो भी व्यक्तिगत कार्य थे, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान हो, चाहे उनके टिन सेट हो, उसके अलावा सार्वजनिक जितने भी कार्य थे, सीसी सड़कें, ब्लॉक सड़कें, खेतों में ग्रेवल। उसके साथ साथ एक चीज बड़ी दुखद थी, मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक दिन एक दाह संस्कार में एक शमशान भूमि में बैठा था दोपहर को। तकरीबन टाइम था 3 से 4 बजे का। तो उसके पास एक सार्वजनिक कुंड बना हुआ था। उससे कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियां उस दोपहरी में पानी ला रही थी घड़े भर भर के। तो बड़ी पीड़ा हुई कि हम इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चुनाव होते ही कुछ समय की बात है। तो एक पीड़ा हुई मन में कि हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं और लोग इस धूप के अंदर पीने का पानी घड़ों से ले जा रहे हैं अपने घरों में। तो सोच विचार किया, कुछ लोगों से सलाह ली, बाहरी कोई जल स्रोत नहीं था, भूगर्भ में खारा पानी था। तो उस विजन पर काम करते हुए वाटर सेट योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मनरेगा योजना, उस योजना से तकरीबन तकरीबन 1,000 पानी के टांके खेतों में और घरों में उन 5 सालों में बनाए गए। उसके बाद में 6 से 7 जोड़े नए बनाए गए पशुओं के पानी पीने के लिए। 20, 25, 30 के आसपास सार्वजनिक कुंडे बनाई गई। और जो पुराने जो ढांचे थे, जो सेठ साहूकारों के द्वारा ग्राम पंचायत में बनाए गए थे, उन सब ढांचों को इतना व्यवस्थित किया कि आज आप देख सकते हैं कि हम हमारी ग्राम पंचायत में अगर पानी का कोई बाहरी कोई स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत है वो पानी, पीने के पानी के प्रति स्वावलंबी है। तो ये मेरा प्रमुख कार्य रहा, पीने के पानी के प्रति ग्राम पंचायत को स्वावलंबी बनाना। बिल्कुल, कहते हैं कि जल ही जीवन है, और आपका जो प्रथम कार्यकाल में ग्राम पंचायत में पेयजल की समुचित आपूर्ति करवाना मुख्य कार्य रहा। प्रथम कार्यकाल में आपके ऐसे कौन से कार्य थे जो अधूरे रह गए थे और जिनका आपने पूरा करने का वादा किया था? और वर्तमान में जब दूसरे कार्यकाल में आप ही सरपंच की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो अब उन कार्यों की क्या प्रगति है और क्या प्रोसेस चल रहा है? देखिए, जो व्यक्ति कार्य करता है उससे लोगों को उम्मीद होती है। एक चीज, एक लाभ, 2 लाभ, 3 लाभ दिलाने के बाद में लोगों की आशाएं बढ़ती जाती है। तो यही मेरे साथ हुआ, मैंने लोगों के व्यक्तिगत और सार्वजनिक खूब कार्य करवाए। लेकिन फिर भी जो लोग मुझे जानते और मानते हैं, जो मेरे साथ थे, और जो लोग पंचायत के निवासी थे, जिस व्यक्तियों को जो जो आवश्यकताएं थी, उनको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और जो अधूरे कार्य, लोगों के ही थे कार्य अधूरे, वो कार्य यही व्यक्ति पूरा कर सकता है। तो उसके अंदर मैंने वह अधूरे कार्य, व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्यों में मैंने दूसरे कार्यकाल के अंदर जो विद्यालय थे, क्योंकि विद्यालय का, जब भी सरकारी विद्यालय का नाम आता है तो आम आदमी के दिमाग के अंदर एक टूटी फूटी एक सरकारी बिल्डिंग ध्यान में आती है। लेकिन मैंने पंचायत का सरपंच होने के नाते प्रतिनिधित्व करते हुए जितने भी हमारी स्कूल थी, 5 4 गांव की जो 5 विद्यालय हैं हमारे तकरीबन, उनमें से 3 विद्यालय तो मैंने आज इस प्रकार से उनको, उनका जो संघीय ढांचा है वो इस प्रकार से बदल दिया है कि प्राइवेट स्कूल भी उनके सामने कुछ नहीं है। बैठने की व्यवस्था हो अच्छी, टिन सेट, ब्लॉक, खेल मैदान, उनकी 4 दीवारी कमरे, प्रधानाचार्य कक्ष, हर जो तमाम पीने की आर ओ की व्यवस्था, आर ओ वाटर की व्यवस्था, बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं, टेबल चेयर, प्रवेश द्वार स्कूल में बढ़ते ही जैसे एक अच्छा लुक स्कूल का। तो ऐसे स्लोगन, उन विद्यालयों को कायाकल्प करने का प्राथमिकता इस बार रही सार्वजनिक कार्यों में, उस पर मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ।
बिल्कुल, आपने बताया कि बच्चे आजकल क्या देखते हैं कि चमक-धमक ज़्यादा देखते हैं विद्यालयों में, और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, एंट्री गेट में जब प्रवेश करते हैं, तो उनको एक अलग ही इफ़ेक्टिव अगर प्रवेश द्वार नज़र आता है, या अंदर घुसते ही जो वातावरण है, वो प्रभावित करने वाला वातावरण बालक को मिलना चाहिए, ऐसी सारी व्यवस्थाएँ आपने करने का पूरा प्रयास किया है। अब बात करते हैं कि जब आप प्रथम कार्यकाल जब पूर्ण लगभग कर चुके थे, उस समय एक वैश्विक महामारी कोरोना अपने देश में प्रवेश कर चुका था, और उस कोरोना के समय प्रशासन गांव में लगा हुआ था, और उस समय आपका तो कार्यकाल पूरा हो चुका था, फिर भी आप लगे हुए थे। उस समय आपकी क्या भूमिका रही थी ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रथम कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में 8-9 महीने पंचायतों के परिसीमन के कारण चुनाव नहीं हुए थे। तो 2020 जनवरी में कार्यकाल खत्म हो गया था। तो कोरोना की प्रथम लहर उस समय आ गई। कोरोना की प्रथम लहर उस समय आने के कारण मैं सरपंच तो था नहीं, न ही कोई लॉटरी निकली थी कि प्रतिनिधित्व किसका आएगा। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी थी कि ऐसी वैश्विक महामारी के अंदर पंचायत में क्योंकि प्रशासन जितना कार्य नहीं कर सकता जितना एक जनप्रतिनिधि लोगों को समझा सकता है, तो उस पर कार्य करते हुए प्रत्येक वो कार्य उस समय ग्राम पंचायत के लोगों के साथ खड़ा रहकर मैंने किया। और बाहर के जो लोग थे जिनको मदद जहाँ जहाँ चाहिए थी बिल्कुल वहाँ वहाँ बाहर के लोगों की भी मदद पहुँचाई। चाहे उसमें राशन किट वितरण करने हो, मेरी निजी पॉकेट से मैंने हजारों की संख्या में राशन विट किट किट वितरण किए। उसके बाद जो बाहर से जो दवाइयाँ कुछ लोगों की बीकानेर जयपुर से 2 दवाइयाँ चल रही थी, उनके जो दवाइयों के स्टॉक खत्म हो गए तो चाहे वो बाहर वो मंगाने हो। उसके अलावा लोगों जो बाहर थे उनको गाड़ियों से लोगों को उनके गांव में वापस बुलाना हो, कोरोना की जांचें करानी हो, लोगों को काढ़ा पिलाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, वो तमाम कार्य किए गए। जिसका रिजल्ट ये रहा कि प्रथम वेव के अंदर हमारी ग्राम पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। और दूसरी वेव में भी मैं आपको इसी प्रश्न का मैं एक और जवाब है वो दे देता हूँ। दूसरी जो वेव आई थी उस समय भी हमारी ग्राम पंचायत वैश्विक महामारी से बची। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना से उस समय एक भी मौत नहीं हुई। बिल्कुल, आपकी सक्रियता वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिली, और ग्राम पंचायत का के लोगों के साथ में आपका सहयोग निरंतर बना रहा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर भी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो सभी के मन में अक्सर रहता है कि ग्राम पंचायत के विकास को देखते हुए और बढ़ते हुए जो आपका राजनीतिक कदम है, उसके पीछे कोई राजनेता का आशीर्वाद है, या किसी देवी देवता का आशीर्वाद है, जो आपको निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा देता है? देखिए, आदमी प्रेरणा अपने घर से लेता है। और उसके अंदर शक्ति देवी देवताओं की बिल्कुल रहती है। प्रेरणा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो बाल्यकाल से अपने घर से ही सीखता है। मेरे पिताजी पुलिस में एक सिपाही की रैंक पर भर्ती हुए और गैलेंट्री प्रमोशन पाते हुए वो सीआई के पद तक पहुंचे और वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। आज जिन जिन जगहों पर उन्होंने नौकरी की वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ के लोग मुझे मिलते हैं, तब मैं उनको बताता हूँ कि मैं उन उमेश सिंह जी उनका लड़का हूँ। तो लोगों की आंखों में एक सम्माननीय भाव आता है। और हम जानते हैं कि पुलिस के लोगों के प्रति ऐसा सम्माननीय भाव कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि पुलिस में नौकरी करके छवि को साफ रखना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन उन्होंने अपनी छवि को साफ रखा और प्रेरणा उन्हीं से मिलती है मुझे। और राजनीतिक अगर अपन किसी की बात करें कि राजनीतिक कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें प्रेरणा देता है, तो हमारे पास के ही विधायक 7 बार जीते हुए माननीय राठौड़ साहब हैं प्रेरणा कुंज। क्योंकि पहले तो उनसे मिलना होता था, दूरियां थी, इतना कोई ज़्यादा मिलना नहीं होता था। लेकिन जब से पंचायत का प्रतिनिधित्व संभाला, वो पंचायती राज मंत्री थे, तो मैं देखता था कि वो 5 बजे उठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे, उन समस्याओं का निराकरण करते थे। इन दिनों उनसे इतनी नज़दीकियां बढ़ी कि मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर उनके पीए के पास अगर किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है, अगर वो बिज़ी हैं, तो वो पीए उनका का वो नोट करता रहता है कि किन किन व्यक्तियों के फ़ोन आए हैं। जब वो फ्री होते हैं तो उन लोगों की समस्याओं का निराकरण वो फिर से करते हैं। तो राजनीति के अंदर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
जब राजा मत की पेटी से अगर पैदा होता है तो उसका धर्म बनता है कि जनता की वो सेवा करें। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ थोड़ा सा कुछ पाने ही उनमें घमंड आ जाता है। तो मैं उनसे मैंने उनसे ये सीखा है कि इतनी बड़ी हस्ती वो बन गए, इतना उनका कद बढ़ गया है, लेकिन उनके एक जरा भी घमंड नहीं है। तो सीखने के लिए इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली है। बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ साहब को आप अपना आइडियल मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अब एक विशेष सवाल जो अभी अभी लोगों के मन में चलना शुरू हुआ है। 24 जून को जो ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के मूर्ति लोकार्पण का जो कार्यक्रम भव्य आपके द्वारा आयोजित करवाया गया, उसमें लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप जल्द ही रतनगढ़ की राजनीति में कदम रखने वाले हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, प्रथम कार्यकाल जब पूरा हो गया, दूसरे कार्यकाल में प्रवेश किया, तो मन में एक पीड़ा थी। पीड़ा यह थी कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह एक ऐसी महान विभूति थे कि जब लोगों को उनके बारे में बताते थे तो लोग आश्चर्यचकित होकर मेरे मुंह की तरफ देखते थे कि इतनी महान बड़ी विभूति हमारी तहसील, जिले, ग्राम पंचायत में उन्होंने जन्म लिया है। पहले चुनाव में मैं जब प्रचार में गया तो छावड़ी खारी के शहीद मूलचंद जी नौल, उनके घर के ऊपर लिखा हुआ था शहीद 1998 मूलचंद जी नौल। तो एक पीड़ा हुई कि एक देश के लिए किसी ने अपनी जान दे दी, हमारी रक्षा के लिए, उसका स्मारक उसकी जन्मभूमि पर नहीं है। फिर धीरे 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 समय का चक्र कुछ यूं चला कि समय नहीं मिला। 2018 में भींचरी, जो मेरी ग्राम पंचायत का गांव है, अमर शहीद किशन सिंह, उनकी जहूर ठोकर जो सेना से भगोड़ा आतंकी था उसका पीछा करके उसके साथियों को और उसको ठिकाने लगा दिया उन्होंने, और वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो 1998 का इसो शहीद थे मूलचंद जी नौल। 2001 में जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, उनके स्मारक आज तक नहीं बन पाए थे। 2020, 22, 21 चल रहा था। तो मैंने सोचा कि भी दो ये जो शहीद अमर किशन सिंह हुआ है उसकी भी दुर्गति कुछ ऐसी नहीं हो जाए। तो एक प्रण लिया कि भी जैसे ही पंचायत का प्रतिनिधित्व मिलेगा, और उसके कार्यक्रम के शायद मैं समझता हूँ कि आप भी साक्षी बने थे। दिसंबर, उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर पहले किशन सिंह का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम करवाया गया। उनकी मूर्ति बनाकर कार्यक्रम आपने देखा था दिसंबर 2020 में। फिर 22 के अंदर जून जुलाई के महीने में जो 1921 मई 1997 को शहीद हुए थे मूलचंद जी नोड़, उनकी मूर्ति का अनावरण करवाया गया। फिर बात आती है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की, क्योंकि हमारे युवा उनको भूलते जा रहे थे। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब युवाओं से पूछा जाता था तो उनके सवाल, न पास उनके उत्तर था न वो सवाल था, गूगल पर सर्च करते थे, फिर वो आश्चर्य से सोचते थे कि इतनी बड़ी महान विभूति। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह उस समय आप सोचिए, जब न तो उस समय बिजली थी, न पानी थी, न सड़कें थी। उस समय आज़ादी से पहले वो कैसे उस छोटे से गांव से निकले हैं और इतने बड़े पद पर वो पहुंचे। और वो पद कोई छोटा पद नहीं था, और पद पर रहते हुए उन्होंने वो कार्य किए जो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं। गोवा आजाद, कोई कल्पना कर सकता है कुसुम देसर का व्यक्ति गोवा को आजाद करवा देगा? और गोवा को आजाद कराने के बाद में पुर्तगाल सरकार उन पर 10,000 रुपए डॉलर, यानी तकरीबन आज की 80 से 85 लाख रुपए की राशि उस समय इनाम पर रख दी थी। बाद में बात चलती है 1967 की, नाथुला पर। उन्होंने नाथुला पर जाली का कार्य करवाया, लेकिन चीन बार बार दबाव बना रहा था कि नाथुला की पोस्ट को वो छोड़ दे, लेकिन उन्होंने उस पोस्ट को नहीं छोड़ा। और उस समय 62 की हार के बाद 67 के अंदर जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो अपना आत्मविश्वास खो चुके थे कि भी चीन है वो, उनसे चीन से लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। और उस समय चीन के प्रति कोई कार्यवाही करनी होती थी, डंडा भी, पत्थर भी अगर उसकी उनकी तरफ फेंकना होता था तो उसकी भी इजाज़त प्रधानमंत्री से लेनी होती थी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने तारबंदी का कार्य स्टार्ट करवाया, चीनियों ने इसका विरोध किया, गोलीबारी से विरोध किया। तो जनरल साहब ने उस समय तोपों के मुंह चीन की तरफ खोल दिए थे और 400 सैनिक चीन के मार गिराए, और वो तारबंदी उन्होंने करवा दी। आज उसी का परिणाम ये है कि हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनकी
जो विल पावर है इतनी मजबूत हुई है कि वो डंडों से, लातों से, घुसों से चीनियों को हर कभी खदेड़ देते हैं, पीट कर उनकी पिटाई कर देते हैं, उनको पीट पीट कर मार भी देते हैं। बस बात चलती है 1971 के युद्ध की, पाकिस्तान के दो टुकड़े। तो वो दो टुकड़े अगर मैं कहूँ, अगर सही श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को ही जाता है। क्योंकि ढाका जैसे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मेघना नदी को उन्होंने एक नए सेना नायक के रूप में एक नया एक अध्याय उन्होंने लिखा। हेलीकॉप्टर से पूरी इंडियन आर्मी को हेलन ब्रिज बनाकर मेघना नदी के इस पार उतार दिया और ढाका पर कब्जा कर लिया। और ढाका पर कब्जा कर लिया, लोग आश्चर्यचकित हो गए, भी ढाका पर कब्जा कर लिया, अब क्या होगा। उनके सेना नायक थे जो पीछे वाले, उन्होंने कहा तुम पीछे आ जाओ, तो उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी से जब ये समाचार उनको बताया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय की थी, तो इंदिरा गांधी बिल्कुल बड़ी खुश हुई उनके इस कार्य से। और उसी का रिजल्ट ये था कि 15 दिनों के अंदर अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने समर्पण किया। मैं ये कहूँगा कि विश्व के जो टॉप 10 सेना नायक हैं, जो टॉप 10 सेना नायक है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम शुमार है। तो उनके लेवल का जो कार्यक्रम होना चाहिए था, उनको जो दिलों में, जो युवाओं के दिलों में उनको फिर जगाने की, जो एक उनकी यादों को ताज़ा करने का जो काम कर होना चाहिए था, वही हम सब ने और मेरे युवा साथियों ने और आप सब ने, हम मिलकर हमने उसको किया। और वो स्मारक, वो तीनों जो स्मारक बने हैं, और विशेषकर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का, तो वो प्रेरणा कुंज बनेंगे। युवा जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभाव विभोग में लोग अपनी राह से भटक जाते हैं, तो उनको वो प्रेरणा कुंज हैं। तो उन प्रेरणा कुंजों को हमने तो स्थापित किया है, और उस कार्यक्रम के जो लोग साक्षी बने, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, जो प्रेरणा पुंज की आप बात कर रहे हैं, और प्रेरणा पुंज की तरह ही आपने जो स्थान चुना है वो इस प्रकार का चुना है कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान चुना है। अब मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, इंटरेस्टिंग सवाल है कि राजनीतिक सक्रियता को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी ऊंची छलांग आप लगाने वाले हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, राजनीति के अंदर संभावनाएं बहुत होती है, लोगों के कयास अलग अलग होते हैं, लेकिन ऊंची नीची छलांग के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सोचा है। मैंने हमेशा इस लोकतंत्र के अंदर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, ग्राम पंचायत के लोगों ने जिम्मेदारी दी, और लोगों की उम्मीदें थी कि उनके जो कार्य हैं वो मैं करवा सकूं। उनकी उम्मीदों पर मैंने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है, और मैं उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। हाँ, राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कोई विचार नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति के अंदर संभावनाएं बहुत होती है। कौन व्यक्ति कब आसमान से जमीन पर आ जाए और कब कौन व्यक्ति जमीन से सीधा आसमान पर चला जाए। तो राजनीतिक संभावनाओं की राजनीति होती है, और उस संभावनाओं की राजनीति में आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये व्यक्ति है, ये जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रहा है। क्योंकि मैंने पंचायत के अंदर जितने भी विकास कार्य करवाए हैं, मैंने वही विकास कार्य करवाए हैं जो ग्राम पंचायत के लिए जरूरी थे। उनमें ऐसा नहीं थे था कि मेरा विचार कि अपन ये कार्य करवा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार के पैसों को मैंने अपने घर का पैसा समझकर उन्हीं विकास कार्यों को प्राथमिकता से करवाए हैं जो ग्राम पंचायत के लिए ज़रूरी थे। बिल्कुल, कुछ सरपंच होते हैं जो ये ध्यान में नहीं रखते कि भाई ये कार्य जरूरी है या नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ बजट उठाने से मतलब होता है। लेकिन आपने जो कार्य करवाए हैं वो अद्वितीय तो है ही हैं, उसके साथ प्रशंसनीय है। अब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भावी भविष्य में आप किस प्रकार से आगे की रणनीति को तैयार करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे? देखिए, लंबा राजनीतिक जीवन अगर जीना होता है किसी व्यक्ति को, तो उसको संयम के साथ आगे बढ़ना होता है। और वह संयम, ईमानदारी और लोगों को साथ लेकर, क्योंकि राजनीति के अंदर और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैंने पहले भी कहा है कि राजा है वो मत की पेटी से पैदा होता है,
और हर 5 साल से उसकी परीक्षा भी होती है। तो अगर परीक्षा 5 साल से अगर होगी और आप अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, उनके सुख-दुःख में शामिल होंगे, अपने जो साथी हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, उनके प्रति आपका भाव है वो समर्पित भाव रहेगा, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है कि कब क्या हो जाए। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों के साथ ईमानदारी, आत्मीयता और समर्पित होकर उनके साथ रहें, क्योंकि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मौका अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो समर्पित रहें, और मैंने तो यही सोचा है और समझा है इस छोटे से राजनीतिक जीवन में कि आप अगर समर्पित हैं, आपका ध्येय कुछ अच्छा करने का है, आप चाहते हैं कि आप लोगों का भला जा कैसे कर सकें, तो बिल्कुल प्रकृति और लोग और भगवान उनको अच्छा मौका देते हैं। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि प्रकृति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान करती है, और उस अवसर का ठीक प्रकार से हम प्रयोग कर पाते हैं या नहीं, उसका लाभ किस प्रकार से उठाते हैं, ये देखना होगा। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रथम जो कार्यकाल है उसके तो जो जल से संबंधित योजनाएं हैं, जल स्वावलंबन योजनाएं, जोड़ की योजनाएं आपने गिनाई। दूसरे कार्यकाल में जैसे अपने एक तो महत्वपूर्ण कार्य सगत सिंह का रहा है, और क्या क्या कार्य रहे जो आपके दूसरे कार्यकाल को चार चांद लगा रहे हैं? देखिए, सगत सिंह के अलावा मैंने अभी बताया कि मूलचंद जी नौल छाबड़ी खारी, अमर शहीद किशन सिंह, इनके भी स्मारक हैं। उनका इनॉग्रेशन दूसरे कार्यकाल में बनाया है। ये तीनों प्रेरणा कुंज प्रथम कार्यकाल में नहीं, दूसरे कार्यकाल में ही बने हैं। उसके अलावा विद्यालय के कायाकल्प करना हो, और खेल मैदान हो, बरसाती पानी की निकासी के कार्य हो, गलियों को साफ सफाई रखना हो, और उसके अलावा मैं क्या, व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्य जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है, क्यों मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, तो निरंतर 3 सालों से विकास कार्य आज भी ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में सक्रिय हैं और वो चल रहे हैं, और मेरी टीम उन कार्यों को पूरा करने में लगी रहती है, और लोग उम्मीद उसी से करते हैं जो कार्य करता है। तो लोगों की नई नई उम्मीदें जगती रहती है, और विकास है वो एक चलने वाला चक्र है। तो विकास चल रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, और धीरे 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 विकास के कार्य लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और करने पड़ेंगे, और आने वाली ग्राम पंचायतें भी मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से वो निरंतर विकास के कार्य करती रहें। बिल्कुल, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और वो चलती रहेगी। क्या इस बार अगर ग्राम पंचायत अगर आपको मौका देना चाहे तो आप लेना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, जो मौका अभी दिया है 5 साल का, उसके 3 साल के आसपास का समय हो चुका है। तो मैं तो अभी, जो मौका जनता ने अभी दिया है, और जिनकी आशाएं, जिन कार्यों की लोगों की अभी, जो लोग आशाएं लगाए बैठे हैं जिन जिन कार्यों की, उन्हीं कार्यों को करने में मैं सक्रिय रहूँगा। आगे क्या होता है आगे देखा जाएगा। बिल्कुल, ये हैं ग्राम पंचायत कुसुमदेसर के सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी राठौड़, जिन्होंने अपने 8 साल के जो विशेष कार्यकाल है उनके बारे में संक्षिप्त रूप से विवरण प्रस्तुत किया है। जय जय मीडिया के सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ग्राम पंचायत कुसुमदेसर के विकास कार्य जो हैं वो किस प्रकार से चले हैं सभी को पता चल सके। धन्यवाद।